आज का हमारा सबसे पहला लफ्ज है क्रेडेंस। ये क्रेडिबिलिटी से निकला है। क्रेडिबिलिटी किस चीज की होती है? जिस चीज पे आप इत्मीनान कर रहे हो। अकीदे, ईमान, एतबार से निकला है। बिलीव इन समथिंग इज अ ट्रू। क्रेडेंस कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो आप सच मान लें, मतलब आप उस चीज को क्रेडिबिलिटी दे दें कि भाई ये चीज क्रेडिबिलिटी है, ये चीज क्रेडिबल है, इस चीज पे भरोसा किया जा सकता है, ये चीज आप तस्लीम कर चुके हैं, उसको कहते हैं CREDENCE। क्रेडेंस उसे कहते हैं। अकीदे, ईमान, एतबार को कहते हैं क्रेडेंस। इसका सेंटेंस देख लें। ही डिड नॉट गिव मच क्रेडेंस टू द स्टोरी। उसने ना बहुत ज्यादा क्रेडेंस, एतबार, यकीन नहीं दिया उस स्टोरी को जो उस लड़की ने उसे सुनाई। मतलब उसने उस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, माना नहीं, तस्लीम नहीं किया, बस उसने सुन लिया क्योंकि उसे सुनना चाहिए था। डिरेंज्ड, DERANGED, डिरेंज्ड। डिरेंज कहते हैं अनेबल टू बिलीव इन थिंक नॉर्मली। नॉर्मल पोजीशन में वो चीज आप उसको बिलीव और सोच ना सके हो, उसको कहते हैं डिरेंज्ड। ही इज प्रोबेबली स्लाइट डिरेंज्ड। मुझे लगता है थोड़ा सा वो परेशान है, बेतरतीबा सा है, बेइंतजाम है उसके थॉट्स, वो ज्यादा सही से सोच नहीं पा रहा। ही इज डिरेंज्ड। बाज़ औक़ात जब किसी सख्त सिचुएशन में बंदा होता है तो डिरेंज हो जाता है, मतलब वो सही से उसको सही से फैसला नहीं ले पाता। ऐसी सूरत हाल में किसी करीबी दोस्त से मशवरा कर लेना चाहिए। अगला हमारा लफ्ज है डेरिलिक्शन। DERELICTION, डेरिलिक्शन। इसको कहते हैं किनारा कशी को, त्याग देने को, मतरूके माल को, फर्ज को छोड़ देने को कहते हैं डेरिलिक्शन। उसने डेरिलिक्ट कर दिया है अपनी तमाम तर मामला। आमतौर पे जो बुद्धिस्ट हैं इनमें एक सबर पाया जाता है कि यू कैन डेरिलिक्ट एनीथिंग, मतलब आप अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको डिरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम इसको बहुत नापसंद करता है, इफ यू डिरेक्ट एनीथिंग। सो डिरेक्शन द स्टेट ऑफ बीइंग अबंडन्ड, किसी भी चीज को छोड़ देना, किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ देना कहते हैं डिरेक्शन। DERELICTION, डिरेक्शन। ओल्ड फार्म हाउस वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिरेक्शन। जो पुराना फार्म हाउस था ना, वो एक स्टेट में था, उस स्टेट को कहते हैं डिरेक्शन, मतलब उसको छोड़ दिया गया था, त्याग दिया गया था, लोग उससे किनारा कशी कर गए थे। सो दैट वाज अबंडन्ड, वो छोड़ दिया गया था, ठीक है, तो वो उसको डेरिलिक्ट कर दिया गया था। सो डेरिलिक्शन, किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, अकेला हो जाना उसका। एक लफ्ज है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेरोगेटरी। DEROGATORY, डेरोगेटरी कहते हैं तौहीन अमीज, तंजिया अमीज, बदनाम कुन अल्फाज के साथ किसी को। डेरोगेटरी आमतौर पे लहजा होता है, अल्फाज होते हैं। कहते हैं ना फलाने बंदे ने उस इवेंट के अंदर डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए अबाउट प्रेसिडेंट, अबाउट समवन। अगर समटाइम क्या होता है, जब लोगों का ताल्लुक खत्म होने लगता है तो वो डेरोगेटरी रिमार्क्स देते हैं, तौहीन अमीज रिमार्क्स देते हैं। ओए तू मेरे नाल की कीता, मैं तेरे नाल की कीता। सो ऑल दिस शुडंट बी क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स देते हैं। डेरोगेटरी, अगले को छोटा फील कराना, तहकीर फील कराना, डेरोगेटरी रिमार्क्स कहलाते हैं। डेरोगेटरी लहजा होता है, डेरोगेटरी अल्फाज होते हैं, डेरोगेटरी मतलब ओहदा भी हो सकता है। कोई भी चीज जो छोटी, तौहीन अमेज हो, बदनाम कुन हो, तहकीर अमेज हो, क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल हो, उसको हम कहेंगे डेरोगेटरी। ही मेड सम डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट हर अपोनेंट, ठीक है, अबाउट हर अपीयरेंस, ठीक है। अपोनेंट के बारे में भी हम कहते हैं, वो जो बंदी थी उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी अपीयरेंस के बारे में उस बंदे ने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए। भाई उसको बहुत पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उसने कहा भाई नहीं, तौहीन अमीज उसने कुछ बुरे अल्फाज बोले उन खातून के बारे में। ड्राफ्ट एक लफ्ज है, इसको ड्राउट नहीं पढ़ना प्लीज, इसको ड्राफ्ट पढ़ना है। अमेरिकन एक्सेंट में भी और यूके एक्सेंट में, दोनों एक्सेंट में ये ड्राफ्ट लफ्ज है। DRAUGHT, ठीक है। ड्राफ्ट, हवा का मुसलसल गुजरना। देखो दोस्तों, समटाइम इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि हवा नहीं लग रही होती, तो क्या करते हो आप, एक साइड से विंडो खोल देते हो और दूसरी साइड से विंडो खोल देते हो, हवा गुजर रही होती है उसके अंदर, उस सिचुएशन को ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस देख लें, आई ओपन द विंडो एंड डोर्स टू क्रिएट अ ड्राफ्ट, ताकि ड्राफ्ट क्रिएट हो सके। बहुत हब्बस हो चुकी थी, तो उसने क्या किया, उसने ही ओपन कर दी विंडोज टू क्रिएट अ ड्राफ्ट।
फ्लिप साइड। देखो दोस्तों, जब आप एक अक्सर किसी बात के बारे में बात कर रहे होते हो तो आप उसकी फ्लिप साइड को डिस्कस भी करते हो। आमतौर पे ऐसे के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि कुछ टीचर्स है, मेंटोर्स ऐसे हैं जो कहते हैं उसकी फ्लिप साइड को जरूर बयान करो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, बी रेलेवेंट टू द टॉपिक। ठीक है, बस आप एक ही चीज को अच्छा बयान कर दो, उसका हक अदा कर दो, यही बहुत है बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एस्पिरेंट। हक अदा कर दो, इट्स मोर देन इनफ। तो फ्लिप साइड किसी भी चीज की जो दूसरी साइड होती है, यूजुअली वो बैड साइड होती है। आप यू आर एक्सप्लेनिंग द गुड साइड ऑफ अ थिंग, आप उसको फिर फ्लिप साइड यानी बैड इफेक्ट ऑफ दैट थिंग को भी एक्सप्लेन करना होता है। द फ्लिप साइड यूज्ड टू बी द सेकंड साइड। ठीक है, फ्लिप साइड कोइन की दूसरी, वो कहता है ना भाई तुमने तस्वीर का अच्छा रुख तो दिखा दिया, अब थोड़ा दूसरा रुख भी दिखाओ जो नेगेटिव साइड है इसकी, फ्लिप साइड उसको भी कहते हैं। फ्लिप साइड यूज्ड टू बी द other side or other dimension of the topic, other dimension of the knowledge, other dimension of the जो भी जिस पे भी टॉपिक सब्जेक्ट मैटर होता है। द फ्लिप साइड ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसकी फ्लिप साइड ये है इज दैट इट मे काज मोर पोल्यूशन, इस वजह से हो सकता है ज्यादा पोल्यूशन भी हो। फ्रेटफुल एक लफ्ज है, FRETFUL, फ्रेटफुल। चिड़चिड़े को कहते हैं, खफा को कहते हैं, नाखुश को कहते हैं। गैर जरूरी चीजों के बारे में जो बंदा बड़ा परेशान सा हो जाता है ना, उसको कहते हैं फ्रेटफुल। आमतौर पे क्या होता है कि चिड़चिड़े जो लोग होते हैं ना, जो मेरी तरह से थोड़े मतलब मूडी लोग होते हैं, वो फ्रेटफुल से होते हैं। मतलब मूडी लोग यूजुअली होते हैं फ्रेटफुल। अपनी फैमिली में फ्रेटफुल बंदे को जरा दिमाग में लेके आए ताकि फ्रेट, ठीक है, उसको फ्रेटफुल बना दें फिर आप, ताकि आपका ये लफ्ज दिमाग में रहे। फ्रेटफुल कहते हैं उस बंदे को जो चिड़चिड़ा, खफा, नाखुश हो गैर जरूरी चीजों के बारे में। द चाइल्ड वॉज टायर्ड एंड फ्रेटफुल, जो बच्चा था ना वो बहुत चिड़चिड़ा और नाखुश सा था, फ्रेटफुल था वो। गैमट, GAMUT, गैमट। गैमट कहते हैं किसी शय के मुकम्मल मजमुए को, द कंप्लीट रेंज स्कोप ऑफ समथिंग। ठीक है, उसको कहते हैं गैमट। ही हैज लर्नड द होल गैमट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अब वो भाई बहुत पक चुका है, वो वेटर्न हो चुका है, वो तजर्बाकार हो चुका है। सो ही हैज लर्नड होल गैमट, मुकम्मल जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है उस बारे में वो सीख चुका है, जान चुका है। इंसाइसिव, INCISVE, इंसाइसिव कहते हैं चुभते हुए को, तेज अल्फाज को, कांटेदार, फाड़ने वाला, किसी चीज चुभने वाली चीज को इंसाइसिव कहते हैं। तो इसका सेंटेंस है, हर क्वेश्चन वर वेल फॉर्मुलेटेड एंड इंसाइसिव। उसके जो क्वेश्चंस थे ना वो बहुत अच्छे फॉर्मुलेट हुए थे, लेकिन चुभने वाले थे, वो जरा और इंसाइसिव थे, थोड़े कांटेदार थे, थोड़े तेज सख्त थे जो उसके क्वेश्चंस थे। मतलब उसने किसी ऑडियंस ने, मतलब ISPR जो हमारे हैं जहाँ पे आप नहीं बोल सकते, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट आजकल है, जो भी गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान में, इस बारे में आप बोल नहीं सकते। तो इफ़ यू हैव क्वेश्चन, इफ सम जो हमारा जर्नलिस्ट है उसने कुछ इंसाइसिव क्वेश्चंस कर दिए हैं, सख्त क्वेश्चन कर दिए हैं, तो आप उसको माइंड में ला सकते हैं ताकि याद रहे। इनफ्लक्स कहते हैं किसी भी चीज के सरायत कर जाने को। अ थिंग, जिस चीज के अंदर कोई चीज सरायत कर जाए, उस चीज के अंदर नफूज हो जाए, घुस जाए। द एंट्री ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग को कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजों के लार्ज नंबर, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। किसी भी एक चीज की सरायत करनी, बहुत ज्यादा चीजों की यहाँ पे सरायत को इन्फ्लक्स हम कहेंगे। द इन्फ्लक्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज इम्पैक्टेड पाकिस्तान इंटरनली। पाकिस्तान के अंदर जो अफगान हमारे रेफ्यूजीज हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि नंबर में ये आए हैं, इन्होंने इन्फ्लक्स किया है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने सरायत की है बहुत ज़्यादा तादाद में। सो इट इम्पैक्टेड पाकिस्तान इंटरनली, नॉट ओनली पॉलिटिकली बट ऑल्सो सिक्योरिटी। हमारा अगला लफ्ज है जो वो है सरकमलोकेशन। देखो दोस्त, सरकमलोकेशन सर्कल से ही आपको नजर होना चाहिए। एक बात है जो कि मुद्दे की बात है, आप वो बात ना करें बल्कि आप गोल गोल घूमते रहें और मुद्दे के बाद थोड़ी सी करके फिर गोल गोल घूमते रहें, उसको कहते हैं सरकमलोकेशन। मतलब बात फेर के करना, कुछ और बात करना, इनडायरेक्टली कोई अनप्लेजेंट बात कहने को कहते हैं सरकमलोकेशन। मतलब कोई ऐसा बंदा है जो कि डायरेक्ट चीज नहीं डिलीवर कर रहा बल्कि सरकमलोकेट कर रहा है। सरकम आपको पता है किस चीज को कहते हैं, किसी चीज के साइड के रेडियस वगैरह को कहते हैं। तो सरकमलोकेशन, कोई भी बात घुमा के बोलना, इज अ सरकमलोकेशन। अब इसका सेंटेंस देखिए, इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ इज अ सर्कमलोकेशन ऑफ लाइंग, फॉर लाइंग। मतलब झूठ आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो बल्कि एक झूठ है,
उसको आप घुमा के बोल रहे हो इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ, ठीक है। इकोनॉमिकल कहते हैं जो कम खर्च हो और साथ में सच भी, तो इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ इज अ सर्कमलोकेशन फॉर लाइंग। अगला लफ्ज है हमारा इंसेम्बल। इंसेम्बल कहते हैं किसी भी ताइफा को, मतलब ताइफा जो होता है ना, ताइफा आपको मैं बताऊं कि जो चोरस होता था ना पिछले दौर में, अलग अलग जो म्यूजिशियंस होते हैं, एक बाजा वाला, एक वो ढोलकी वाला, इस तरह से वो जो सारे ताइफा सारे म्यूजिशियंस मिलके इंसेम्बल करते थे, कोई चीजों का, लोगों का मिलके, अलग अलग आर्टिकल्स का मिलके एक यूनिटी बनाना, एक ग्रुप बनाना, या कोई भी एक दूसरे एक चीज बना देना, उसको कहते हैं इंसेम्बल करना। अ सेट ऑफ थिंग्स दैट कंबाइंस टू मेक अ होल, ठीक है। इसमें हम सेंटेंस देख लेते हैं। द कोट, हैट एंड शूज मेक्स एन अट्रैक्टिव इंसेम्बल। ये बनाते हैं, एक अट्रैक्टिव इंसेम्बल बनाते हैं अगर आपका अच्छा कोट, अच्छी हैट और अच्छी शूज होंगे। एंथरल, ENTHRAL, एंथरल कहते हैं किसी को मोह लेना, किसी को फरीफ्ता हो जाना, इतना शानदार अगले को लुक्स देना कि अगला आपका नौकर ही बन जाए, गुलाम ही बन के रह जाए, उसको कहते हैं इंथरल। इंथ्राल कहते हैं, ये इंथरल, ठीक है। द लिटिल बॉय वॉज इंथ्रॉल्ड बाय द सोल्जर्स स्टोरीज। वो जो छोटा सा लड़का था वो इंथ्रॉल हो गया, वो मोह लिया गया, वो फरीफ्ता हो गया, वो फैन हो गया भाई किसका, सोल्जर्स जिसको स्टोरी सुनाई थी वो। अगला लफ्ज है इंटाइस। किसी भी चीज को उकसाने को कहते हैं इंटाइस। ही इंटाइस्ड हर अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसने, वो जो बंदा था, उसने अपनी बंदी को इंटाइस किया, उकसाया, तरगीब दिलाई उसको, जो है ना वो एक डिफरेंट साइड पे उसको उकसाया कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाए। उससे अगला हमारा लफ्ज है इपीटूम। इपीटूम कहते हैं किसी भी बंदे या चीज के बारे में क्या होती है, जो बंदा जो तलखीस हो, लुबे लुबाब हो, निचोड़ हो, जो बहुत ही कंडेंस किसी चीज का, बहुत बड़ी चीज है, उसका इपीटूम, उसका लुबे लुबाब, उसकी प्रेसी आप कह सकते हो। प्रेसी का पता होगा CSS वालों को, ठीक है, आपको आई होप के प्रेसी का पता होगा। किसी भी चीज का लुबे लुबाब, तलखीस जो होती है उसको कहते हैं इपीटूम। देखिए जरा इसका सेंटेंस, हिज बिहेवियर वाज इपीटूम ऑफ बैड मैनर्स। उसका जो रवैया था वो एक निचोड़ था बुरे मैनर्स का, मतलब वो बुरे मैनर्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा था। अगला हमारा लफ्ज है इक्विटी। इक्विटी कहते हैं किसी भी चीज की फेयरनेस को, बराबरी को, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। इक्वल, द क्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट, इंसाफ और फेयर, अच्छा, फेयरनेस को कहते हैं इक्विटी। देखो दोस्त, अगर दो चीजें हैं उनको बराबर बांट देने को कहते हैं इक्विटी, ठीक है, उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटी कहते हैं। They shared the work for the house with reasonable equity. उन्होंने, वो जो दो मजदूर काम करने गए थे, उन्होंने वो जो काम था उनको रीजनेबल इक्विटी के साथ उसको शेयर किया। अगला लफ्ज है हमारा इक्वोकेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बारे में अक्सर पूछ भी लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। इक्वोकेट कहते हैं, ये सरकमलोकेशन की तरह का एक लफ्ज है, मतलब आप ना गलत फहमी पैदा करने के लिए कोई बात गोल करो, एक्सप्लेन करो कि वो एक गलत फहमी सी पैदा हो जाए। कोई भी बात जो गोल मटोल करने के लिए, किसी भी बात को टालने के लिए, गोल बात करने के लिए, गलत फहमी पैदा करने के लिए, जो है ना ये करने की कैफियत को इक्वोकेशन कहते हैं नाउन में, और इक्वोकेट होगा, ए वर्ब होगा, इक्वोकेशन इसका नाउन होगा। फॉर गुडनेस सेक, प्लीज, खुदा के लिए, आंसर यस और नो, मुझे यस और नो में जवाब दो, बट डू नॉट इक्वोकेट, प्लीज ये बात घुमाओ मत, ये गोल 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 मुझे मतलब गलत फहमी मत पैदा करो, ये है मतलब इक्वोकेट का। फरविड कहते हैं, फरविड काफी अहम है, ये भी जज्बाती, जोशीला, सरगर्म और पुरशौक को कहते हैं फरविड। मतलब कुछ लोग बड़े फरविड होते हैं, कुछ लोग PPP के बड़े फरवर्ड सपोर्टर होते हैं, कुछ लोग नून लीग के बड़े फरवर्ड सपोर्टर होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा फरवर्डली सपोर्ट कर रहे होते हैं कुछ मजहबी पार्टियों को, तो फरवर्ड कहते हैं कोई भी, किसी भी, ये बंदा, ये चीज भी हो सकती है, बंदा भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी जज्बाती को जो बहुत ज्यादा इंटाइसिंग चीज हो, ठीक है, उसको कहते हैं। ही इज नाउन फॉर हिज फरवर्ड सपोर्ट फॉर PTI। वो काफी ज्यादा जाना जाता है उसकी मशहूर जोशीली सरगर्म स्पोर्ट्स के लिए जो वो PTI के लिए करता है। फिलिप, FILLIP, फिलिप, फिलिप कहते हैं अमल पर उभारने की हरकत को कहते हैं फिलिप, ठीक है, ये इंटाइज करने जैसा ही है। अ वैल्यूएबल ऑर्डर फ्रॉम जापान गिव द न्यू कंपनी अ बिग फ्लिप।
एक नई कंपनी थी, उसको नया फिलिप मिल गया, एक नई उभार मिल गई, एक नया इंटाइसिंग रीजन मिल गई, फिलिप मिल गया जब उसको जापान से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया। तो अब क्या होगा, कंपनी चल जाएगी। अगला हमारा आखिरी लफ्ज है, हमारा इस स्लाइड का आखिरी लफ्ज है अनफेज्ड। अनफेज्ड कहते हैं जिस बंदे को किसी भी नई बात से, एक्साइटिंग बात से, कि अगर किसी बंदे को किसी भी नई चीज से उसको एक्साइटमेंट ना हो रही हो। मतलब अगर लेट्स से क्या हुआ है कि एक मंगनी की सगाई की एक रस्म चल रही है, वहां पे सब लोग खुश हैं, लेकिन एक बंदा है जो कि बहुत चुप सा बेपरवाह सा होकर बैठा हुआ, उसको अनफेज्ड कहते हैं। Being a young old man, I have become unfazed from small happy moments of life, and this was about me.